तसव्वुर करें कि आप 6 महीने तक अपनी फसल की दिन रात देखभाल करते हैं, उसे पानी देते हैं और फिर एक अचानक सुबह उठकर देखते हैं कि आपका सारा खेत अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है। एक खामोश कत्लेआम की तरह। बिल्कुल, मतलब हम आम तौर पर खेती बाड़ी को फितरत के साथ एक बड़ा पुरसुकून और सीधा साधा समंजर समझते हैं, लेकिन आज हम एक बाकायदा मैदान जंग में कदम रखने वाले हैं। आज के इस तफसीली जायजे में हम एक जबरदस्त मास्टर क्लास को डिकोड कर रहे हैं। हाँ, जो कि पंजाब एग्रीकल्चरल सीरीज का हिस्सा है। सही, जिसे JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर ने खास तौर पर तरतीब दिया है, और हम इन मालूमात के लिए नामवर ज़राई माहिर मोहम्मद जावेद कमर की फराहम करदा डिटेल गाइड का सहारा ले रहे हैं। आज हम तिल यानी सेसमी की फसल को तबाह करने वाले अनदेखे दुश्मनों यानी खतरनाक कीड़ों और उन्हें रोकने के जदीद साइंसी तरीकों का गहराई से जायजा लेंगे। ये वाकई में बका की एक हौलनाक जंग है, और इस कॉम्प्रहेंसिव पेस्ट डायग्नोस्टिक गाइड की सबसे दिलचस्प या कहूँ कि खौफनाक बात यह है कि ये कीड़ों की खुफिया जंगी चालों को बेनकाब करती है। मतलब ये कीड़े सिर्फ पत्ते नहीं खाते, ये बाकायदा केमिकल हथियार इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कैमोफ्लेज से काम लेते हैं। बिल्कुल, और जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं। तो ये सिर्फ मालूमात का तबादला नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई अमली हिकमत अमली है कि किस तरह फसल को तबाही से बचाया जा सके, और वो भी माशी तौर पर दिवालिया हुए बगैर। अच्छा, तो फिर इस जंग के बुनियादी उसूलों से ही शुरू करते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है सेसमे तिल, इंसेक्ट पेस्ट्स एंड कंट्रोल। ये बेसिकली हमारी इस मास्टर क्लास का आगाज है, जो कि जैसा कि मैंने बताया JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर का एक अहम इन्फॉर्मेटिव सेशन है। और जावेद कमर साहब की ये मालूमात अगर सही वक्त पर इस्तेमाल की जाएं तो ये किसान के लिए लाखों का नुकसान बचा सकती हैं। सही। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है इंट्रो टू पेस्ट मैनेजमेंट। इस स्लाइड में फसल के बाकायदा मुआयने यानी फील्ड स्काउटिंग पर बड़ा जोर दिया गया है, और यहाँ एक खास टर्म है माशी हद नुकसान यानी ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। अब सच कहूँ तो अगर मैंने एक फसल पर इतनी सरमायाकारी की हो और मुझे पत्ते पर एक कीड़ा भी रेंगता नजर आए तो आपका दिल चाहेगा कि फौरन स्प्रे कर दें, राइट? बिल्कुल। मेरी पहली जिब्रत यही होगी कि बस स्प्रे की टंकी उठाऊं और उसे निस्तो नाबूद कर दूं। इसमें इंतजार किस बात का? और सुनने वालों के लिए ये बताना बहुत जरूरी है कि ज़राई दुनिया में यही वो सबसे आम और सबसे महंगी गलती है जो अक्सर की जाती है। इसे हम इंसानों की मिसाल से समझते हैं, जैसे बुखार की मिसाल ले लें। एक मिनट, तो आपका मतलब है कि जैसे अगर थर्मामीटर पर दर्जा हरारत सिर्फ 99 डिग्री हो तो हमें फौरन कोई बहुत भारी एंटीबायोटिक दवाई नहीं खा लेनी चाहिए। सही पहचाना। अगर खेत में पहला कीड़ा देखते ही ताकतवर जहर का स्प्रे कर दिया जाए तो इसके 2 इंतहाई तबाहकुन नताइज निकलते हैं। पहला तो जाहिर है आपका माशी नुकसान। उस एक कीड़े ने फसल का इतना नुकसान नहीं करना था जितना महंगा स्प्रे खरीद कर अपना खर्चा बढ़ा लिया गया। हाँ, और दूसरा और सबसे खतरनाक पहलू ये है कि आप कीड़ों को इस जहर की हल्की खुराक देकर उनके अंदर कुव्वत मुदाफियत यानी रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। मतलब आप दरअसल उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि इस दवा को कैसे बर्दाश्त करना है। ETL वो एक मखसूस हद है, वो थर्मोमीटर का 100 डिग्री का निशान है, जहां आकर कीड़ों की तादाद इतनी ज्यादा हो जाती है कि अब अगर स्प्रे ना किया तो फसल की पैदावार में होने वाला नुकसान स्प्रे की कीमत से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, यानी मीटर को ETL तक पहुंचने दें और फिर पूरी ताकत से हमला करें। ये तो बड़ी जबरदस्त लॉजिकल सोच है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है पेस्ट 1, लीफ वेबर कैप्सूल बोरर। ये पत्ता लपेट या फल्ली की सुंडी है। ये स्याह डब्बों वाली एक सब्ज रंग की सुंडी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि सुंडियां तो हर पौधे पर होती हैं। अब पत्ते झड़ना या खाए जाना तो बड़ी आम सी बात है खेती बाड़ी में। फिर इसे तिल की फसल का सबसे खतरनाक चबाने वाला कीड़ा यानी च्यूइंग पेस्ट क्यों करार दिया गया है? इसकी वजह इसकी चालाकी है। इसका नाम इसकी असल फितरत को छुपा लेता है। ये सिर्फ पत्ते खाकर पेट नहीं भरती, बल्कि ये बाकायदा एक मास्टरमाइंड आर्किटेक्ट है बकाए की जंग में। ये अपने मुंह से रेशम जैसा एक धागा निकालती है और पत्तों के किनारों को वापस में सी कर अपने लिए एक खेमा या बंकर बना लेती है। वाकई, यानी इसने छुपने के लिए पत्तों को ही अपना दिफाई किला बना लिया। जी बिल्कुल। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है लीफ वेबर डैमेज। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इस किले के अंदर वो परिंदों की नजर से भी महफूज रहती है, तेज धूप से भी, और जो किसान का आम स्प्रे होता है उससे भी। ओह, यानी डायरेक्ट स्प्रे उस पर गिरते ही नहीं। सही, लेकिन इसकी असल तबाहीकारी इस खेमे के अंदर शुरू होती है। ये तिल के पौधे की हरी कच्ची फलियों यानी कैप्सूल्स के अंदर सुराख करके घुस जाती है और अंदर बनने वाले जो कीमती बीज होते हैं उनको खाना शुरू कर देती है। ओह, अब मैं समझा। मतलब किसान पत्ते बेचने के लिए तो फसल नहीं लगाता ना, उसकी असल कमाई तो वो बीज है जो फली के अंदर बन रहा है। तो ये सुंडी बराह रास्त मुनाफे को खा रही है। लेकिन एक मसला है, अगर ये सुंडी पत्तों के खेमे के अंदर बिल्कुल बंद है या फली के अंदर घुसी हुई है तो फिर हम इसे मारेंगे कैसे? क्या हर पत्ता हाथ से खोलना पड़ेगा? यही पर तो टेक्निकल रहनुमाई काम आती है।
अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है लीफ वेबर कंट्रोल। अगर मार्केट से मिलने वाला कोई भी आम कॉन्टैक्ट स्प्रे यानी छूने वाला जहर इस्तेमाल किया तो वो पत्तों के खेमे के बाहर ही रह जाएगा, सुंडी अंदर मजे से खाती रहेगी। तो फिर हल क्या है इसका? इसके लिए गाइड में खास तौर पर सरायत करने वाले यानी सिस्टेमिक या ट्रांसलेमिनर जहरों की सिफारिश की गई है, जैसे इमेमेक्टिन बेंजोएट 200 ml पर एकड़ या स्पाइनेटोरम 120 ml पर एकड़ के हिसाब से। अच्छा, क्या ये सिस्टेमिक जहर वैसे ही काम करते हैं जैसे इंसानों में दवा खून में शामिल हो जाती है? 100% वैसा ही। जब ये स्प्रे पौधे पर होता है तो जहर पत्तों के खालियों के अंदर जज्ब होकर पौधे के रस का हिस्सा बन जाता है। अब सुंडी तक जहर पहुंचाने की जरूरत नहीं, पूरा पौधा ही जहरीला हो चुका है। वाह, मतलब उसकी खुराक ही जहरीली हो गई। बिल्कुल, जब वो खेमे के अंदर बैठकर पत्ता या फली चबाती है तो जहर उसके मैदे में जाकर उसे खत्म कर देता है। ये तो वाकई कमाल की साइंसी चाल है। अच्छा, अब तक हम चबाने वाले कीड़ों की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है पेस्ट 2 व्हाइट फ्लाई। ये छोटे सफेद परों वाले कीड़े हैं और गाइड इन्हें रस चूसने वाले कीड़े कहती है। चबाने से लेकर रस चूसने तक का ये सफर मुझे बिल्कुल नई तरह की जंग लग रहा है। ये एक इंतहाई खामोश और खतरनाक जंग है। चबाने वाले कीड़े तो पीछे अपने निशान छोड़ जाते हैं ना, कटे हुए पत्ते दूर से नजर आ जाते हैं, लेकिन रस चूसने वाले कीड़े, हाँ, ये खामोश कातिल है। नजर ही नहीं आती जल्दी। सही कहा। सफेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई पत्ते की निचली सतह पर डेरे डालती है, जहां आमतौर पर हमारी नजर नहीं जाती। बालिग मक्खियां और उनके बच्चे, जिन्हें निम्फ्स कहते हैं, वो अपने सुई जैसे मुंह पत्ते की रगों में चुभो देते हैं और मुसलसल पौधे का रस पीते रहते हैं। पौधा दिन ब दिन पीला और कमजोर होता जाता है। लेकिन अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है व्हाइट फ्लाई डैमेज एंड कंट्रोल। इसमें लिखा है कि इनका रस चूसना सिर्फ एक मसला है, इससे भी बड़ी मुसीबत एक लैसदार मादा है। ये मादा क्या है? मुझे तो ये किसी चिपचिपे शरबत की तरह लग रहा है जो उड़ती हुई धूल मिट्टी को मखनतीस की तरह खींचता होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। जब सफेद मक्खी रस चूसती है तो वो एक फालतू मीठा और लाइसदार मादा खारिज करती है जिसे हनी ड्यू कहते हैं। पत्तों पर एक मीठी चिपचिपी तह बन जाती है और मसला सिर्फ मिट्टी का नहीं है, इस पर फौरन काली फफूंदी यानी सूटी मोल्ड उगाती है। ओह, ब्लैक फंगस। हाँ, देखते देखते पूरा पत्ता स्याह रंग की एक मोटी तह से ढक जाता है और यहाँ से सबसे बड़ा अलमिया शुरू होता है। मैं समझ सकता हूँ, पत्ते तो पौधे की वो फैक्ट्री हैं जो सूरज की रोशनी से उसकी खुराक यानी फोटोसिंथेसिस बनाती हैं। बिल्कुल, जब पत्तों पर काली फंगस की तह जम जाती है तो सूरज की रोशनी पत्तों की खलियों तक नहीं पहुँच पाती। फोटोसिंथेसिस का अमल मुकम्मल तौर पर रुक जाता है। यानी फैक्ट्री बंद हो गई और पौधा भूखा मरने लगा। सही कहा। इसीलिए गाइड में फ्लेनिकामिड या स्पीरोटेट्रोमैट जैसे मखसूस जहरों पर जोर दिया गया है जो पौधे के रस में शामिल होकर खास तौर पर इन रस चूसने वालों का आसाबी निजाम तबाह करते हैं। यानी एक छोटी सी मक्खी पहले खून चूसती है और फिर सांस और हजमे का निजाम भी जाम कर देती है। हैरान अंगेज। अच्छा, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है पेस्ट 3 जैसिड। जैसिड यानी सब्ज तिला। गाइड के मुताबिक ये हल्के सब्ज रंग का छोटा सा कीड़ा है और इसके चलने का अंदाज बड़ा अजीब लिखा है। ये तेजी से तिरछी हरकत करता है। मुझे तो ये सुनकर किसी केकड़े यानी क्रैब की चलने का तस्वुर आ रहा है खेत में। हाँ, और ये केकड़े जैसी तिरछी चाल दरअसल इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जब खेत में जाकर पौधे को हाथ लगाएं तो सब्ज टीला सीधा उड़ने की बजाय बड़ी तेजी से पत्ते की दूसरी तरफ छुपने के लिए टेढ़ा भागता है। ये पत्तों के किनारों से रस निकालता है जिससे पत्ते किनारों से पीले और फिर सुर्ख होकर मुड़ जाते हैं। लेकिन इसकी असल तबाही रस चूसना हरगिज नहीं है। हाँ, मैं खुद इस चीज पर आने वाला था। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है जैसिड एक्सट्रीम डेंजर। मैं इसकी वार्निंग देखकर खुद परेशान हूँ। यहाँ एक्सट्रीम डेंजर के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ये जानलेवा बीमारियां फैलाता है और खास तौर पर एक बीमारी बुटोर जिसे फिलॉडी कहते हैं। और सबसे खौफनाक बात जो यहाँ लिखी है वो ये कि बुटोर का कोई इलाज नहीं है। मतलब हम जदीद दौर में हैं, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि फसल को बीमारी लगे और मार्केट में कोई इलाज ना हो? ये एक इंतहाई तल्ख और हौलनाक हकीकत है जिसे ज़राअत से वाबस्ता अफराद को मानना पड़ेगा। बतौर फिलॉडी तिल की फसल के लिए कैंसर का दर्जा रखती है। ये एक फाइटोप्लाज्मा बीमारी है। तो सब्ज तेला इसमें क्या करता है? सब्ज तेला दरअसल इस बीमारी को फैलाने वाला वाहिद जरिया यानी वेक्टर है। जब ये किसी बीमार पौधे का रस चूसता है और फिर जाकर सेहतमंद पौधे पर डंक मारता है तो ये एक इस्तेमाल शुदा सिरिंज की तरह वो जानलेवा वायरस सेहतमंद पौधे में मुंतकिल कर देता है। और एक बार ये वायरस पौधे में चला गया ना तो फिर दुनिया की कोई केमिकल कंपनी, कोई जहर उसे वापस सेहतमंद नहीं कर सकता। ये तो दिल दहला देने वाली बात है। तो इस बीमारी में पौधे के साथ आखिर होता क्या है? वायरस पौधे के तौलीदी निजाम को हैक कर लेता है।
फूल बनने की बजाय पौधे पर अजीबोगरीब मुड़े हुए पत्तों के गुच्छे बनने शुरू हो जाते हैं। पौधा बांझ हो जाता है, उस पर कोई फली नहीं बनती, कोई बीज नहीं बनता, पैदावार बिल्कुल सिफर हो जाती है। ओह, अब मुझे समझ आई कि अगली स्लाइड जो मैं अनाउंस करने वाला हूँ इसमें ETL का जिक्र क्यों नहीं है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है जासेट कंट्रोल। इससे पहले तो हमने 100 डिग्री बुखार वाली मिसाल दी थी ना कि कीड़ों की तादाद बढ़ने का इंतजार करें। बिल्कुल, लेकिन सब स्टीले के मामले में हम ETL वाली किताब बंद कर देते हैं। यहाँ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चलती है। अगर आपने टीले की तादाद बढ़ने का इंतजार किया तो इस दौरान वो उड़ कर आपके आधे खेत को बतौर कैंसर लगा चुका होगा। सही, इसीलिए फौरी एक्शन जरूरी है। जी, इसे देखते ही फौरन इमिडाक्लोप्रिड, नेटिनपायरम या डिनोटिफेरॉन का स्प्रे करना लाजमी है ताकि वायरस को पहले कदम पर ही रोका जा सके। यानी जहाँ खतरा लाइलाज हो वहाँ फौरी हमला ही बेहतरीन दिफा है। अच्छा, अब पौधे की जिंदगी के सबसे नाजुक मरहले की तरफ बढ़ते हैं, यानी फूल आने का वक्त। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है पेस्ट 4 मिरिड बग। ये उड़ने वाला सब्ज ब्राउन रंग का बहुत ही चुस्त कीड़ा है। पौधे के लिए फूल बनाना एक बड़ी सरमायाकारी का वक्त होता है। वो अपनी तमाम तर तवानाई अगली नस्ल यानी बीज बनाने पर लगा रहा होता है और मिरिड बग बिल्कुल इसी नाजुक तरीन वक्त पर हमलावर होता है। ये उड़कर तेजी से खेत में फैलता है और खास तौर पर नरम शगुफों और नए बनने वाले फूलों का रस चूसता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मिरिड बग डैमेज एंड कंट्रोल। इसमें लिखा है कि इसके हमले से फूल तेजी से गिरने लगते हैं। ये तो सीधा सा हिसाब हो गया ना, फूल गिरेगा तो फली नहीं बनेगी और फली नहीं बनेगी तो बीज कहाँ से आएगा। ये तो डायरेक्ट मुनाफे पर धक्का है। 100%। और अफसोस की बात यह है कि मिरिड बग जब फूल की डंडी यानी पेडिसिल में अपना जहरीला लुआब दाखिल करता है तो फूल सूखकर जमीन पर गिर जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद मौसम ज्यादा गर्म हो गया है या पानी का मसला है, लेकिन असल में ये उस चुस्त कीड़े का काम होता है। हाँ, ये उस खामोश कीड़े का वार होता है। इसीलिए क्लोथियानिडिन या थायामिथॉक्सम का इस्तेमाल तजवीज किया गया है जो फौरन इस कीड़े के आसाबी निजाम को माफलूज करके पैदावार को बचाते हैं। जबरदस्त हिकमत अमली। अच्छा, अब एक ऐसे कीड़े पर नजर डालते हैं जिसकी जाहिरी शक्ल इंतहाई धोखा देने वाली है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है पेस्ट 5 कॉटन मीली बग। तस्वीरों में ये सफेद रुई नुमा पाउडर से ढके हुए छोटे नरम बेजवी कीड़े लगते हैं जो तने पर गुच्छों की सूरत में होते हैं। मुझे तो इन्हें देखकर वो भेड़ की खाल में भेड़िया वाली कहावत याद आ रही है, देखने में रुई जैसे नरम लेकिन असल में खून पीने वाले दरिंदे। ये तशबीह बिल्कुल मुनासिब है। वो जो सफेद रुई आपको नजर आ रही है ना, वो दरअसल इस कीड़े का हाईटेक जंगी लिबास है। ये एक खास किस्म का मोमी मादा यानी वैक्स कोटिंग है जो कीड़ा अपने ऊपर चढ़ाए रखता है। अच्छा, तो इस वैक्स कोटिंग का नुकसान क्या है? क्या ये इसे मौसम से बचाती है? मौसम से भी बचाती है और किसान के स्प्रे से भी। अगर इस पर पानी में मिला हुआ कोई आम जहर स्प्रे किया जाए तो वो पानी इस मोम पर से बिल्कुल वैसे ही फिसल कर गिर जाएगा जैसे बतख के परों से पानी फिसलता है। ओह, यानी जहर कीड़े की बॉडी तक पहुंचता ही नहीं। बिल्कुल, और ये कॉलोनीज की शक्ल में बैठकर पौधे को खोखला करते रहते हैं और इनकी वजह से भी वो काली फंगस लगती है। तो फिर इस मोम के खोल को तोड़ा कैसे जाए? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मीली बग डैमेज एंड कंट्रोल। इसमें बताया गया है कि इन गुच्छों पर प्रोफेनोफॉस का स्प्रे करें और इसके साथ एक और बहुत अजीब हिदायत दी गई है कि खेत के इर्द गिर्द की जारी बूटियों को तलफ करें। अब ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी कि अगर कीड़ा मेरी तिल की फसल पर है तो मैं अपना वक्त खेत के किनारों की घास उखाड़ने पर क्यों जाया करूं? क्या ताकतवर स्प्रे काफी नहीं? यहाँ माहिरीन और आम सोच का फर्क सामने आता है। देखें, प्रोफेनोफॉस एक ऐसा जहर है जो गैस बनाता है और ये इस मोमी तह को चीर कर कीड़े तक पहुँचता है, लेकिन अगर सिर्फ फसल पर स्प्रे किया तो जंग हार जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि मिली बग सर्दियों में या जब फसल कट जाती है तो खेत की वाटों यानी किनारों पर मौजूद जंगली जड़ी बूटियों पर पनाह लेता है, वहाँ अपनी नस्ल बढ़ाता है। अगर जड़ी बूटियां खत्म नहीं की तो स्प्रे का असर खत्म होते ही वो किनारों पर छुपी हुई फौज दोबारा खेत पर हमला कर देगी। इसीलिए केमिकल और कल्चरल कंट्रोल दोनों एक साथ जरूरी हैं। वाह, मतलब आपको दुश्मन की पनाहगाहें भी तबाह करनी है, सिर्फ सामने वाली फौज को नहीं मारना। अच्छा, अब मैं एक ऐसे कीड़े की तरफ आना चाहता हूँ जिसके खुराक हासिल करने के तरीके ने मुझे थोड़ा शशदर कर दिया। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है पेस्ट 6 थ्रिप्स। ये इंतहाई बारीक माइक्रोस्कोपिक कीड़े हैं, लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये सुई की तरह पत्ते में सुराख नहीं करते बल्कि पत्ते को खुरच कर रस चूसते हैं। सुराख करने और खुरचने के अमल में आखिर पौधे पर क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। थ्रिप्स के मुंह की साख किसी सिरिंज जैसी नहीं होती बल्कि किसी रेगमाल यानी सैंड पेपर जैसी होती है। ओहो, सैंड पेपर। हाँ, ये पत्ते की ऊपरी नाजुक जिल्द को बुरी तरह रगड़ता है, छील देता है और जब उन जख्मी खालियों से पौधे का रस बाहर रास्ता है ना तो फिर उसे चूसता है। ये तो पौधे को बाकायदा तशद्दुद का निशाना बनाने वाली बात हो गई।
इसका तो पत्ते पर बहुत गहरा फिजिकल असर पड़ता होगा। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है थ्रिप्स डैमेज एंड कंट्रोल। वहां आप इसका नतीजा देख सकते हैं। जब ये पत्ते को छेलता है तो जख्मी खालियों में हवा भर जाती है। जब इन पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चांदी या तांबे यानी सिल्वरी या ब्रॉन्ज की तरह चमकने लगते हैं। अच्छा। और क्योंकि ऊपर वाली सतह जख्मी होकर सिकुड़ जाती है, इसीलिए पत्ता खींचकर प्याले की तरह यानी कप शेप में ऊपर को मुड़ जाता है। तो जो देखभाल करने वाले हैं उन्हें दूर से ही पता चल जाता है कि चमकदार मुड़े हुए पत्ते खेत में खतरे का अलार्म बजा रहे हैं। इसके लिए स्पिनेटोरम या क्लोरफेनापिर जैसे जहर कारआमद है जो थ्रिप्स की खालियों में तवानाई बनने का अमल तोड़ देते हैं। तो गोया पौधा अपनी जाहिरी शक्ल बदलकर खुद मदद के लिए पुकार रहा होता है। अच्छा दोस्तों, अब तक हम फसल पर ऊपर से होने वाले हमलों की बात कर रहे थे, पत्ते, तने, फूल। लेकिन अब हम हवाई हमलों और खंदकों से निकलकर एक ऐसे दुश्मन की तरफ जा रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर जमीन के अंदर यानी अंडरग्राउंड ऑपरेट करता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है पेस्ट 7 टर्माइट्स यानी दीमक। दीमक ज़राअत का एक इंतहाई कदीम और पुरअसरार दुश्मन है। ये जमीन के अंदर अंधेरे में रहना पसंद करती है, खास तौर पर रेतली जमीनों में जहाँ ये सीधा पौधे की जड़ों को अपना निशाना बनाती है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है टर्माइट्स डैमेज। गाइड में इसके हमले की जो मंजरकशी की गई है वो बहुत ही खौफनाक है। लिखा है कि पौधा खड़ा खड़ा सूख जाता है, बिल्कुल सीधा खड़ा होता है लेकिन बेजान होता है, और अगर आप उसे खींचें तो वो बगैर किसी मुजाहमत के जमीन से बाहर आ जाता है। ये तो बिल्कुल किसी ऐसी ऊंची और शानदार इमारत की तरह है जिसकी बुनियादें किसी ने काट दी हों और बस एक ढांचा खड़ा है जो किसी भी वक्त गिर सकता है। बिल्कुल सही, और यही दीमक का सबसे बड़ा धोखा है। जड़ यानी रूट ही तो पौधे का एंकर है ना, जिससे वो जमीन में मजबूती से खड़ा है और पानी खुराक वहाँ से लेता है। दीमक जमीन के नीचे से इस जड़ को मुकम्मल तौर पर खाकर खोखला कर देती है। और ऊपर से देखते रहे तो लगता है सब ठीक है। हाँ, फसल खड़ी दिखती है लेकिन दर हकीकत जमीन से उसका ताल्लुक कट चुका होता है। जब तक पत्ते मुरझाना शुरू होते हैं पौधा असल में मर चुका होता है। तो फिर इस नजर ना आने वाले अंडरग्राउंड दुश्मन से कैसे लड़ा जाए? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है टर्माइट्स कंट्रोल। इस स्लाइड में एक बहुत बड़ी और वाज़ेह वार्निंग दी गई है कि पत्तों पर स्प्रे इसके लिए बेअसर है। और ये वो मकाम है जहाँ सरमाए का सबसे ज्यादा जाया होता है। अक्सर पौधे को सूखता हुआ देखकर घबराहट में स्प्रे की टंकी उठाई जाती है और पत्तों और तने पर जहर छिड़क दिया जाता है। ये सरासर हिमाकत है। दीमक जमीन के अंदर सुरंगों में है, पत्तों पर पड़ा जहर उस तक कभी नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल, ये तो ऐसे ही हो गया कि किसी के घर के तहखाने में पानी भर गया और वो छत पर पेंट कर रहा हो। तो इसका सही साइंटिफिक तरीका क्या है? यहाँ फ्लडिंग और ड्रेंचिंग पर इतना जोर क्यों है? क्योंकि दीवार तक पहुँचने के लिए हमें जमीन के अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी पानी का सहारा लेना पड़ता है। जब फसल को पानी लगाया जा रहा हो तो क्लोरोपायरोफॉस 1000 मिलीलीटर या फिप्रोनिल 480 मिलीलीटर जैसे जहर को आबपाशी के पानी में कतरा कतरा शामिल कर दें, जिसे हम ड्रेंचिंग कहते हैं। इस तरह वो जहरीला पानी जमीन में जज्ब होकर उन गहराइयों तक पहुंच जाता है जहां दीवार ने अपनी कॉलोनीज बना रखी हैं। ये वाहिद तरीका है इन अंडरग्राउंड मोर्चों को तबाह करने का। जबरदस्त, ये वाकई एक आंखें खोल देने वाला सेशन था कि बीमारी और कीड़े को समझकर दुरुस्त दवा का दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किस कदर जरूरी है। हमने एक छोटा सा खेमा बनाने वाली सुंडी से लेकर कैंसर फैलाने वाले टीले और जमीन के अंदर सुरंगें बनाने वाली दीमक तक का पूरा सफर किया। और जेक्यू ग्लोबल एग्रीकल्चर ने जिस तरह इस मुस्तनद गाइड को एक प्रैक्टिकल प्लान में बदला है, ये सुनने वालों को बेबस होने से बचाकर एक बाकायदा स्ट्रेटेजिक जंजू बना देता है। बिल्कुल, और साइंसी इल्म का असल मकसद भी यही है कि सारी मेहनत और माशी मुफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। लेकिन इस तमाम जबरदस्त गुफ्तगू के बाद अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है कंक्लूजन। इससे पहले कि एमेंड करें, मैं अपने सुनने वालों के जहनों में एक इंतहाई अहम और चुपता हुआ सवाल छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने इतनी ताकतवर केमिकल अद्वियात और जदीद जहरों का जिक्र किया। हम नई से नई टेक्निक से इजाद कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कीड़े भी अपने आप को तेजी से तब्दील नहीं कर रहे? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, उनका मोमी खोल, उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती जा रही है। क्या हम इन केमिकल्स की एक ना खत्म होने वाली दौड़ यानी आर्म्स रेस में फंस चुके हैं? और क्या आने वाले मुस्तकबिल में बका के लिए हमें दोबारा फितरत की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, जहां हम सिर्फ जहरों की बजाय कुदरती शिकारी कीड़ों यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल और फितरती तवाज़ुन पर इन्हिसार करें? ये एक इंतहाई फिक्र अंगेज और आलमी सतह का सवाल है। केमिकल्स की ये रेस माशी और माहौलियाती दोनों लिहाज से थका देने वाली है। शायद मुस्तकबिल की कामयाबी इसी बात में पोशीदा है कि हम इस फितरती माहौलियाती तवाज़ुन को दोबारा कैसे दरियाफ्त करते हैं। इस पर वाकई संजीदगी से गौर करना होगा। बिल्कुल दुरुस्त। आज के इस तफसीली और
सनसनीखेज जायजे के लिए इतना ही। फॉर कंसल्टेंसी व्हाट्सएप +92 349 9841 886। सब्सक्राइब टू JQ Global Agriculture।